एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अक्सर ये माना जाता है कि जो पत्थर होते हैं वो बेजान होते हैं, मतलब उनमें कोई हलचल नहीं होती। लेकिन अगर इन खामोश दीवारों को और इन ठंडी चट्टानों को पूरे ध्यान से देखा जाए ना, तो वे हजारों साल का इतिहास बता सकती हैं। बिल्कुल, मतलब वो कला और इंसानी सभ्यता के क्रमिक विकास की पूरी कहानी बयां करती हैं। सही कहा। और हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम इन्हीं खामोश लेकिन बेहद रहस्यमयी दीवारों को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। जी। हमारे पास जो अध्ययन सामग्री है वो सीधे तौर पर आगामी राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के स्रोतों से ली गई है। तो चलिए इस ऐतिहासिक खजाने के पन्ने पलटते हैं। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये विषय केवल बीते हुए कल का कोई मृत इतिहास नहीं है। अगर हम इसे आज के संदर्भ और परीक्षा के नज़रिए से देखें तो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति इस परीक्षा की सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इकाई बन चुकी है। मतलब अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो अगर हम पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें तो 2020 में जहां इस खंड से मुश्किल से 3 या 4 प्रश्न पूछे जाते थे, वहीं 2024 तक आते आते ये संख्या 8 से भी ज्यादा प्रश्नों तक पहुंच गई है। अब प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल गया है। जैसे कि सीधे तौर पे सही जोड़ियां मिलाने वाले प्रश्न आते हैं। एकदम सही। भौगोलिक अवस्थिति हो गई, गुफाओं के खोजकर्ता हो गए या उनका कालखंड, इन सबसे सीधे सवाल बनते हैं। इसलिए इन तथ्यों पर एक गहरी और स्पष्ट पकड़ होना बहुत जरूरी है। यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब केवल रटने से काम नहीं चलने वाला है, उस कालखंड की गहराई में उतरना ही होगा। बिल्कुल। तो चलिए मध्य प्रदेश के इस विस्तृत भौगोलिक परिदृश्य का एक खाका खींचते हैं। विंध्य और सतपुड़ा के पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह राज्य अप्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक की गुफाओं का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। जी, जैसे मुरैना, विदिशा, धार, रायसेन और नर्मदापुरम जैसे जिलों में इन गुफाओं का एक विशाल जाल फैला हुआ है। तो शुरुआत करते हैं मालवा के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से से, धार जिले के अद्भुत रहस्य से। यहाँ बाघ और लोहानी की गुफाएं स्थित हैं। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बाघ नदी के किनारे 5वीं और 6ठी शताब्दी में बनी बाघ की गुफाएं वास्तुकला का एक ऐसा उदाहरण है जो किसी को भी हैरत में डाल सकता है। सही बात है। अगर हम बाघ की गुफाओं को भारत की एक बड़ी कलात्मक तस्वीर के साथ जोड़कर देखें ना, तो इनकी वास्तुकला बहुत हद तक, मतलब लगभग महाराष्ट्र की विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं के समान है। मतलब ये बहुत उच्च कोटि की कला थी। बिल्कुल। इनकी जो बौद्ध कला है वो केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे एशिया में मशहूर हुई। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक त्रासदी भी है। वो नष्ट होने वाली बात। हाँ, मूल रूप से यहाँ कुल 9 गुफाएं बनाई गई थीं, लेकिन समय की मार और प्राकृतिक कारणों से अब केवल 4 गुफाएं ही सुरक्षित बची हैं। सिर्फ 4 हैं? उनके नाम अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुफा क्रमांक 2 को लेते हैं। इसे स्थानीय स्तर पर गोंसाई या पांडव गुफा कहा जाता है। यह आकार के मामले में सबसे विस्तृत गुफा है। और इसके बाद आती है गुफा क्रमांक 3, जिसे हाथी खाना के नाम से जाना जाता है, जो कि एक शुद्ध विहार है। बिल्कुल। और जो लोग वास्तुकला के इन शब्दों से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि विहार का अर्थ है वो स्थान जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। और फिर आती है गुफा क्रमांक 4, जिसे रंगमहल कहा जाता है। यह संभवतः सबसे सुंदर और बड़ी गुफा है। और इसी श्रृंखला में सबसे दिलचस्प है गुफा क्रमांक 5। हाँ, पाठशाला या व्याख्यान कक्ष। पुरातात्विक दृष्टि से ये बहुत अनूठी है, क्योंकि ये ना तो चैत्य है, मतलब ना तो ये कोई पूजा कक्ष है, और ना ही ये कोई विहार है। तो ये एक तरह का क्लासरूम था। हाँ, ये पूरी तरह से एक शैक्षणिक स्थान प्रतीत होता है। कल्पना कीजिए कि 5वीं सदी में एक पूरा का पूरा व्याख्यान कक्ष चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जहां भिक्षु ज्ञान अर्जन करते होंगे। ये सचमुच उस दौर की उन्नत सोच को दर्शाता है। लेकिन धार जिले की कहानी केवल यही खत्म नहीं होती। इसी जिले में मांडू के पास लोहानी गुफाएं भी मौजूद हैं। जी। बाकी गुफाओं की भव्यता की तुलना में इन लोहानी गुफाओं का निर्माण बहुत ही साधारण तरीके से किया गया था। इनकी खासियत इनका आकार है। वो शंख के आकार के कमरे। एकदम सही। ये गुफाएं अंदर से किसी विशाल शंख के आकार के कमरे की तरह लगती हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि संभवतः इन्हें शैव संप्रदाय के ऋषियों के निवास स्थान के रूप में बनाया गया था। मतलब एक ही जिले के भीतर एक तरफ बौद्ध कला का भव्य उदाहरण है
और दूसरी तरफ शैव ऋषियों का निवास स्थान। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बिल्कुल। अब धार जिले से निकलकर अगर हम प्रदेश के पूर्वी हिस्से की तरफ चलें तो सिंगरौली जिले में कुछ ऐसी कलाकृतियां हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं लगती। आप माड़ा की गुफाओं की बात कर रहे हैं? हाँ, माड़ा की गुफाएं। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चट्टानों को तराश कर बनाई गई ये गुफाएं बहुत बेहतरीन हैं। लेकिन वास्तुकला से ज्यादा जो चीज ध्यान खींचती है वो है इनके नाम, जैसे कि विवाह माड़ा, शंकर माड़ा, जल नालियां, रावण माड़ा और गणेश माड़ा। ये नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे पत्थरों पर किसी प्राचीन लोक कथा को उकेर दिया गया हो। ये नाम स्थानीय संस्कृति से बहुत गहराई से जुड़े हैं। हाँ। अब ऐतिहासिक महत्व के मामले में सीहोर जिले का सरुमरु स्थल भी बहुत बड़ा केंद्र है। बुदनी तहसील के पान गुराड़िया गांव के पास, है ना? जी, और जो परीक्षार्थी इसे सुन रहे हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि ये विशिष्ट स्थल राज्य सेवा परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाए गए हैं उनमें स्वस्तिक, त्रिरत्न और कलश के चित्र बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन सबसे खास बात कुछ और है। अशोक के शिलालेख। बिल्कुल, यहाँ मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। सोचने वाली बात है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी ही पाटलिपुत्र थी, जो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन मुख्य गुफा में जो शिलालेख मिले हैं उनमें सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र कुमार की यात्रा का जिक्र है। इतने बड़े साम्राज्य के राजकुमार का इन जंगलों तक आना कोई साधारण बात नहीं हो सकती। यह इशारा करता है कि सरुमरु उस समय का एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र रहा होगा, जहां राजघरानों के लोग भी शांति की खोज में आते थे। एकदम सही। इतिहास केवल राजाओं के युद्धों तक सीमित नहीं है, और इसी तरह की निरंतरता हमें सागर शहर में स्थित आपचंद की गुफाओं में देखने को मिलती है। वहां करीब 1 दर्जन शैल गुफाएं मौजूद हैं। जी, और यहाँ के शैल चित्रों में पुरामानव की लोक चित्रकला के दर्शन होते हैं। लेकिन आबदचंद की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कोई भूला बिसरा स्थल नहीं है। यहाँ आज भी हर साल एक विशाल स्थानीय गुफा मेला लगता है। हाँ, हजारों साल पुरानी वो जगह आज भी स्थानीय संस्कृति और मेलों के साथ धड़क रही है। ये दिखाता है कि हमारी विरासत हमारे समाज का जीवित हिस्सा है। अब अगर हम स्थानीय मान्यताओं की बात करें तो नर्मदापुरम के पचमढ़ी में स्थित पांडव गुफाओं का उदाहरण बहुत सटीक है। वहाँ कुल 5 गुफाएं हैं और पूरे क्षेत्र में ये मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं बिताया था। नाम से तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन जब इतिहासकार इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो साक्ष्य कुछ और ही कहते हैं। वो बौद्ध भिक्षुओं वाली बात। जी, विशेषज्ञों के अनुसार इनका निर्माण वास्तव में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गुप्त काल के आसपास किया गया था। ये इस बात का उदाहरण है कि कैसे वास्तविक सच्चाई और धार्मिक मान्यताएं आपस में घुल मिल जाती हैं। इतिहास की परतें वाकई बहुत गहरी होती हैं। चलिए कुछ और खूबसूरत स्थलों की बात करते हैं। खंडवा जिले में ओंकारेश्वर के पास काजल रानी गुफा है। यह पुरातात्विक महत्व के साथ साथ एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक स्थल भी है। विंध्य के ऊंचे स्थानों से आसपास की हरियाली का जो नजारा दिखता है वो अद्भुत है। और चूंकि हम खंडवा और ओंकारेश्वर की बात कर रहे हैं तो शंकराचार्य की गुफाओं का उल्लेख करना जरूरी है। ये वो जगह है जहां आदि शंकराचार्य ने भगवान शिव की आराधना की थी। बिल्कुल, उन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली थी और घोर तपस्या की थी। यह अद्वैत वेदांत के दर्शन की जन्मस्थली के रूप में देखी जाती है। और अगर हम रायसेन जिले की ओर रुख करें तो वहां मृगेंद्रनाथ की गुफाएं हैं, जिन्हें 2009 में खोजा गया था। हाँ, ये गुफाएं अपने अत्यंत प्राचीन शैलचित्रों के लिए जानी जाती हैं, जो भीम बैठिका के समकालीन माने जाते हैं। अब इस कालखंड का थोड़ा और विस्तार करते हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक कई छिपे हुए रत्न हैं, जैसे मुरैना जिले में आसन नदी के तट पर लिखीराज गुफाएं। और इसी मुरैना जिले में पहाड़गढ़ की गुफाएं भी हैं, जो अपनी प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए मशहूर हैं। आसन नदी का किनारा होने के कारण ये जगह शुरुआती मानव बस्तियों के लिए बहुत अनुकूल रही होगी। वहीं अगर हम मंदसौर की तरफ जाएं तो वहां 8वीं और 9वीं शताब्दी की धमनार गुफाएं मिलती हैं, जिनका सीधा संबंध बौद्ध धर्म से है, और यहाँ कई स्तूप भी हैं। और जब हम मध्ययुगीन भारत की ओर बढ़ते हैं तो वास्तुकला वीर गाथाओं से जुड़ जाती है, जैसे महर में 11वीं और 12वीं शताब्दी की आल्हा ऊदल की गुफाएं। आल्हा और ऊदल महान वीर योद्धा थे और इन गुफाओं को उनके शौर्य के साथ जोड़ा जाता है।
दूसरी तरफ निवाड़ी जिले में 17वीं और 18वीं शताब्दी की सिद्ध बाबा की गुफाएं मौजूद हैं। ये दिखाता है कि कैसे हर युग ने इन चट्टानों में अपने धर्म और संस्कृति के हिसाब से कुछ नया जोड़ा है। और जब बात वास्तुकला और मूर्तिकला की हो रही हो तो विदिशा के उदयगिरी का जिक्र तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। उदयगिरी की गुफाएं 5वीं शताब्दी के गुप्तकालीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। यहाँ कुल 20 गुफाएं हैं, है ना? जी, जो जैन और हिंदू धर्म दोनों से संबंधित है। यहाँ मिले शिलालेख प्रमाणित करते हैं कि इन्हें गुप्त नरेशों ने बनवाया था। भारत के सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों के अवशेष यहीं हैं। यहाँ पे गुफा क्रमांक 5 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। इस गुफा में भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। हाँ, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई मूर्ति। इसमें वराह अवतार को पृथ्वी देवी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है। ये गुप्त साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक भी है। परीक्षा के लिए ये तथ्य सर्वाधिक संभावित है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मूर्तिकला के इसी विकास को समझने के लिए हमें ग्वालियर की बिलोवा की गुफाओं को भी देखना चाहिए, जो अपनी शैलकृत प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। 11वीं से 12वीं सदी के बीच बनी ये गुफाएं मध्ययुगीन मूर्तिकला को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। यहाँ शैव वैष्णव प्रतिमाओं का अनूठा संगम है। वास्तुकला के इस युग के बाद अब हम इतिहास के उस पड़ाव पर चलते हैं जहां मानव सभ्यता के शुरुआती निशान मिलते हैं। आप भीमबेटका की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। रायसेन जिले की ओबेदुल्लागंज तहसील में विंध्या पर्वत की तलहटी में स्थित भीमबेटका यह विश्व का सबसे बड़ा शैलाश्रय समूह है। यहाँ लगभग 243 शैलाश्रय हैं और भारत में सबसे पुरानी ज्ञात पत्थर कला यहीं पाई गई है। इस जगह की खोज की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसका पूरा श्रेय महान पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को जाता है। 1957 की बात है। वे ट्रेन से भोपाल जा रहे थे और क्रेन की खिड़की से उन्होंने कुछ चट्टानें देखी। एक प्रशिक्षित नजर ने तुरंत पहचान लिया कि ये सामान्य चट्टानें नहीं हैं। उन्होंने अपनी यात्रा बीच में रोकी, जंगलों में उतरे और फिर जो खोज हुई उसने भारत के इतिहास को बदल दिया। और इसी महत्व को देखते हुए साल 2003 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। जी सोचिए, हजारों साल पहले आदिमानव ने केवल बारिश से बचने के लिए इन गुफाओं में शरण नहीं ली थी। उसने अपनी दिनचर्या, शिकार के तरीकों को प्राकृतिक रंगों से इन दीवारों पर उकेरा था। वे केवल सर्वाइव नहीं कर रहे थे, वे अभिव्यक्त कर रहे थे। और इसी कड़ी में नर्मदापुरम जिले में आदमगढ़ की गुफाएं भी एक मील का पत्थर है। ये एक प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। मतलब इंसान ने सिर्फ शिकार पर निर्भर रहना छोड़ दिया था। इसके खोजकर्ता मनोरंजन घोष और बाद में उत्खनन का निर्देशन करने वाले R.V. जोशी और M.D. खरे का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब अंत में एक ऐसे स्थल की ओर चलते हैं जो अध्यात्म और वैराग्य का संगम है। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित राजा भर्तृहरि की गुफाएं। भर्तृहरि, जो एक महान राजा और संस्कृत विद्वान थे, उन्होंने राजपाट त्याग कर यहाँ संन्यास लिया था। ये स्थान मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय के साधुओं की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है। पास ही गढ़कालिका और चिंतामण गणेश जैसे प्राचीन मंदिर भी हैं। तो हमने एक बहुत लंबी यात्रा कर ली है। अब परीक्षार्थियों के लिए इसका एक त्वरित रिवीजन कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे स्थिर तथ्यों और समसामयिक बदलावों में बांटें, तो स्थिर तथ्यों में वो चीजें आती हैं जो नहीं बदलती, जैसे बाघ की गुफाओं का अजंता के समान होना, या उदयगिरी की गुफा क्रमांक 5 में वराह अवतार की प्रतिमा। और समसामयिक तथ्यों में जैसे भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को स्थल का दर्जा मिलना। और अगर हम सही जोड़ियां मिलाने वाले प्रश्नों के लिए देखें तो सरु मरु का सीधा संबंध है अशोक के शिलालेख और उनके पुत्र महेंद्र से। आदमहरण का संबंध है मनोरंजन घोष और पशुपालन के शुरुआती साक्ष्यों से। माड़ा की गुफाएं मतलब सिंगरौली जिला और वो रहस्यमयी नाम विवाह माड़ा और रावण माड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण खोजकर्ताओं के नाम, जैसे भीमबेटका के लिए डॉक्टर वाकणकर और आदमगढ़ के लिए घोष और जोशी। ये तथ्य कंठस्थ होने चाहिए। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये गुफाएं मानव विकास के क्रमिक इतिहास का जीता जागता संग्रहालय हैं। आदि मानव से लेकर गुप्त साम्राज्य तक हर युग ने अपने निशान छोड़े हैं। एकदम सही। ये सचमुच एक अद्भुत सफर रहा।
लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बताइए। प्राचीन काल के उन मनुष्यों ने अपने जीवन और संघर्षों को इन कठोर चट्टानों पर उकेरकर हजारों सालों के लिए सुरक्षित कर दिया। आज हमारे पास उकेरने के लिए कोई चट्टान नहीं है। हम अपना सारा जीवन अदृश्य सर्वर और क्लाउड स्टोरेज पर जी रहे हैं। तो आज के इस डिजिटल युग में हम ऐसा क्या ठोस पीछे छोड़ रहे हैं जिसे आज से 5000 साल बाद के पुरातात्विक विशेषज्ञ खोजेंगे और हमारे समाज के बारे में समझेंगे? ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारे ये डिजिटल पदचिह्न समय की इस लंबी कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्य YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।